कि 1857 में दिल्ली से लेके कलकत्ता तक कोई भी ऐसा एक चौराहे का झाड़ नहीं बचा था जिसमें उलेमाओं को लटका नहीं दिया। कोर्ट का सम्मान सभी करते हैं, उस कोर्ट का सम्मान महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं करती? कि उसमें ग्रीन सिग्नल देने के बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार ने मुस्लिम रिजर्वेशन को पास नहीं किया और मुसलमान अभी भी रिजर्वेशन से वंचित हैं। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं जैद अहमद। आज मेरे साथ माजिद बशीर साहब मौजूद है। माजिद बशीर साहब ने मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे काम किए। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनको पूछते हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले माजिद बशीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने सोशल वर्क का जो काम किया है अब तक, तो वो किस तरह शुरुआत की थी इसकी? सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि जिस इश्यू को लेकर आप पिछले दिनों मुझसे कांटेक्ट में थे वो है मुस्लिम रिजर्वेशन। और मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा इतना संजीदा है कि बहुत कम लोग उसके ऊपर बात करते हैं और जो है काम करते हैं और मुसलसिल काम करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से सिर्फ मैं ही काम कर रहा हूँ। बहुत सारे एनजीओ से, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर से, बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल लीडर से जो मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आज तक लड़ते आ रहे हैं। लेकिन आपने जो मुद्दा लेकर जो है जिस तरीके से मेरे पास आज आए हैं और उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो इस साउथ टाइम्स और उसके जो एडिटर हैं जैद अहमद साहब, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं दरअसल सबसे पहले रेड क्रॉस सोसाइटी से अपने सोशल वर्क की जो शुरुआत की थी। उसके बाद मैंने तंजीम इंसाफ में तकरीबन 7-8 साल मराठवाड़े में काम किया और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज़ जो संगठन है वो पूरे देश भर में काम करती है। मराठवाड़ा रीजन का काम मैं उसमें देखता हूँ। पहले भी जो तंजीम इंसाफ ऑर्गेनाइजेशन था वो भी माइनॉरिटी का ही ऑर्गेनाइजेशन था और ये भी माइनॉरिटी का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि मुस्लिम रिजर्वेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? मुस्लिम रिजर्वेशन यानी कि आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान जिसको बोलते हैं, भारतीय संविधान के हिसाब से सब चीज़ें चलती है, तो उसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, ये तो हमको भी मानना पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों की जो पसमानदगी है और जो पिछड़ापन है उसको देखते हुए सबसे पहले केंद्र सरकार ने 2004 में रंगनाथन मिश्रा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके, वो 1998 से 2004 तक राज्यसभा के मेंबर थे। तो उनकी समिति को गठित करके जो है उनको ये कहा कि माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ है, माइनॉरिटीज़ किस तरीके से हिंदुस्तान में रहते हैं और उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके क्या मुद्दे हैं, इनको ये करने के लिए 2004 में 29 अक्टूबर 2004 को ये समिति की नियुक्ति हुई। उन्होंने 2007 में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें उनके जो रिकमेंडेशंस थे, मेन रिकमेंडेशंस मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ के जो हालात हैं वो बहुत ही मतलब बुरे उनके हालात है और उसको देखते हुए हमारी रंगनाथन मिश्रा जो उस समिति के अध्यक्ष थे, हमारी रिपोर्ट और हमारे रिकमेंडेशंस ये है कि कम से कम 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उनको माइनॉरिटीज़ को मिलना चाहिए, 15%, और उसमें से 10% मुस्लिम्स को मिलना चाहिए और बाकी जो उसमें माइनॉरिटीज़ में जो कास्ट आते हैं, जैन है, सिख है, पारसीस है, नौबुद्ध है, ये जो कास्ट है इनको 5%। तो इसका मतलब ये है कि 10% रिजर्वेशन मुसलमानों की पसमानदगी को देखते हुए उन्होंने जो रिकमेंड किया, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी उनके फाइंडिंग्स भी होंगी कि आज जो मुसलमान हिंदुस्तान भर में जो है रहते हैं, तकरीबन 60% से ज़्यादा मुस्लिम बिलो पॉवर्टी लेवल है, यानी कि जो है उसको क्या बोलेंगे अपन, दारिद्र्य रेखा खाली जिसको बोलते हैं ना मराठी में, तो 60% से ज़्यादा, तो 60% से ज़्यादा मुसलमान इसमें जो है बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल है, तो उनकी हालत क्या होंगी ये हम लोग देख भी रहे हैं। तो फिर उसके बाद 2005 में राजेंद्र सच्चर
की कमेटी को नियुक्त किया, वो भी केंद्र सरकार ने, और उसमें खास तौर से मुसलमानों के जो हालात है, मतलब सोशियो इकोनॉमिकल और एजुकेशनल, ये मुसलमानों के हालात को देखने के लिए, उसके मतलब स्टडी करने के लिए वो समिति को नियुक्त किया गया। वो उसकी रिपोर्ट 2006 में ही आ गई थी, लेकिन सच्चर जो राजेंद्र सच्चर थे, दिल्ली हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस थे, तो उनकी रिपोर्ट 2005 में उनकी नियुक्त हुई और 2006 में उनकी रिपोर्ट भी आ गई। तो उसमें उनके रिकमेंडेशंस 76 रिकमेंडेशंस थे जी माइनॉरिटीज़ को, मतलब खासतौर से मुसलमानों को लेकर, और उन 76 रिकमेंडेशंस में से 72 रिकमेंडेशंस थे, उसको केंद्र सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन अहम बात क्या है कि उनका भी रिकमेंडेशन यही था कि माइनॉरिटीज़ को 15% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिसमें से 10% मुस्लिम्स को और 5% माइनॉरिटीज़ में जो अदर कास्ट आते हैं उनको। तो उनके फाइंडिंग्स ये थे कि आज जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, उनकी हालत दलितों से भी मतलब खस्ता, मतलब बदतर होती जा रही है। और जो 76 रिकमेंडेशंस थे, उसमें उनके रहने के लिए जो जगह है, उनको मतलब जो मोहल्ले में रहते हैं, जो एरिया में रहते हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है, जैसा जो है हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, मदरसे है, ये वहाँ पर ना के बराबर है। तो उन एरियाज़ को जो है, उसमें मदरसे, उसमें स्कूल्स, उसमें हॉस्पिटल्स होने चाहिए। और सबसे उसमें अहम बात की इकोनॉमिकल उनके हालात सुधारने के लिए बैंक जो उनको लोन नहीं मिलता, मतलब ये है कि अब स्लम एरियाज में जो रहते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं होते और उनके पास कोई गारंटर नहीं होता। तो ये भी एक उनका रिकमेंडेशन था कि जो नेशनलाइज बैंक्स है, उनको ये माइनॉरिटीज़, जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के इसमें जो है आते हैं, उनको लोन आसानी से मुहैया कराया जाए। ऐसे कई उनके फाइंडिंग्स थे, रिकमेंडेशंस थे। लेकिन अहम बात, जो मुस्लिम रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ये उसमें रहने के बावजूद भी जो है केंद्र सरकार ये उनका रिकमेंडेशन मंजूर नहीं किया। और उसके बाद अब अपने स्टेट की बात आती, महाराष्ट्र स्टेट की, तो 2008 में यहाँ पर महमूदुर रहमान नाम के एक जो IAS ऑफिसर थे, उन्होंने रिटायर्ड, उनकी नियुक्ति महाराष्ट्र सरकार ने की। जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के CM थे, उन्होंने ये जो माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों की जो हालत है, वो देखने के लिए डॉक्टर महमूदुर रहमान को अपॉइंट किया। उनकी रिपोर्ट आई 2013 में। 2013 में जब चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट की, तो उसमें उनके मतलब रिकमेंडेशंस ये थे कि मुसलमानों को 8 से 10% नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेन उनका रिकमेंडेशन ये था। लेकिन उतना तो मंजूर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई 2014 में, और उस ऑर्डिनेंस को 2014 में आने के बाद कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट में वो ऑर्डिनेंस चैलेंज होने के बाद, वो ऑर्डिनेंस ये था कि मुसलमानों को महाराष्ट्र में नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, गवर्नमेंट, सभी इसमें 5% का रिजर्वेशन दिया जाए, और सरकारी नौकरियों में भी 5% का रिजर्वेशन दिया जाए। फिर वो ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया। कोर्ट ने उसका फैसला ये दिया कि मुसलमान, महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं, वो यकीनन पसमानदा हालत में आज जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनका जो 5% का रिजर्वेशन है, इसको मैं बहाल करता हूँ, एज इट इज़ रखता हूँ इसको। मतलब ये है कि उनका स्टेटमेंट, उनका जजमेंट ऐसा था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। लेकिन हुआ ये कि जब तक कोर्ट का डिसीजन आता, ये जो ऑर्डिनेंस निकला था, वो मतलब लैप्स हो गया, 6 महीने उसको गुजर गए थे। बीजेपी की सरकार आने के बाद कोर्ट के उस ऑर्डर को भी बाजू रखते हुए उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को अपनी ज़ात के बिना पर हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो वो चीज़ जहाँ की वहाँ रहेगी। कोर्ट का भी महाराष्ट्र शासन ने आदर नहीं किया, और कोर्ट का जो डिसीजन था उसके ऊपर भी
अमल नहीं करा। तो डॉक्टर महमूदुर रहमान की कमेटी में उन्होंने ये सब उनके फाइंडिंग्स थे कि मुसलमान सिर्फ डिग्री तक पढ़ पाते हैं, उनका परसेंटेज सिर्फ 2% है। मुसलमान सरकारी नौकरियों में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, सिर्फ 4% लोग वहाँ तक जा पाते हैं। फिर उसके बाद जो वुमेन्स है, मतलब औरतें हैं, वो 1.4% तक, जो मुस्लिम औरतें हैं वो डिग्री तक पढ़ पाती हैं। तो ये मुसलमानों के हालात को देखते हुए, उनके रिकमेंडेशंस के बावजूद, ऑर्डिनेंस निकालने के बावजूद, कोर्ट की उसमें ग्रीन सिग्नल देने के बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार ने मुस्लिम रिजर्वेशन को पास नहीं किया और मुसलमान अभी भी रिजर्वेशन से वंचित हैं। जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें बताई हमें, और हमने देखे कि बहुत सालों से आप मुस्लिम रिजर्वेशन पे काम कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि आपको क्या ज़रूरत महसूस होती है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? देखिए, तमिलनाडु में 3.5% का मुस्लिम रिजर्वेशन पास किया गया है और अभी भी वो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमारे से पड़ोसी जो स्टेट है कर्नाटका में, वहाँ पे 4% रिजर्वेशन है। तेलंगाना में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन अभी भी एग्जिस्टिंग है। आंध्र प्रदेश में भी 12% मुस्लिम रिजर्वेशन का उन्होंने ये किया था, लेकिन उसको भी चैलेंज किया गया। हो सकता है जल्दी वो भी अमल में आ जाएगा। हमारी कोशिश यही है कि जिस कोर्ट का सम्मान सभी करते हैं, उस कोर्ट का सम्मान महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं करती? क्योंकि जब महाराष्ट्र की जब कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसके बावजूद ये फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं, जिनको महाराष्ट्र सरकार जिनको चलाती है, वो फ़िरका परस्त ताकतें इतना अपना मतलब अपनी पुख्तगी से काम कर रही हैं कि मुसलमानों को उसी वजह से रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। और हमारी ये कोशिश है कि कोर्ट ने हमको ग्रीन सिग्नल देने के बावजूद हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, इसका हमें बहुत अफसोस भी है और इसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इस लड़ाई में हम ज़रूर कामयाब होंगे और मुसलमानों को महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन की जो महाराष्ट्र शासन ने एक बार जो ऑर्डिनेंस लाया था, उस ऑर्डिनेंस को फिर से हम ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे कि अभी आपने बताया कि हर एक स्टेट में मुस्लिम रिजर्वेशन, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है रिजर्वेशन। तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है? फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं, वो बीजेपी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाई हुई है और बीजेपी सरकार उनका ही कहा मानती है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू अब बन चुका है कि मुसलमानों को अगर रिजर्वेशन अगर मिल जाता है तो जो दूसरी गवर्नमेंट है उसको उसका फ़ायदा हो सकता है, जो महाविकास आघाड़ी है उसको फ़ायदा होगा, ऐसा हो सकता। उनके क्या ये है, ये तो हम नहीं बोल सकेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं बीजेपी सरकार को रोके हुए कि ये रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। पूरे मुल्क के मुसलमान और महाराष्ट्र के मुसलमानों की भी सूरत हाल क्या है, उनकी हालत अभी सिचुएशन किस तरह की है, आप इसके मतलब से बताइए हमें। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ कि वो चाहे महाराष्ट्र हो या पूरा मुल्क हो, हर स्टेट में हालात यही है कि डिग्री तक सिर्फ 2% मुसलमान पढ़ पाते हैं। इंडियन ब्यूरोक्रेसी में भी हालत यही है कि जो है बहुत कम लोग, अभी पिछले 7-8 साल से आप भी देख रहे होंगे कि यूपीएससी के जो सिलेक्शंस होते हैं, एक नियर अबाउट हर साल 1000 के आसपास, मतलब कम ज़्यादा, यूपीएससी का जो सिस्टम्स है कि जितने भी वैकेंसीज होते हैं उतने ही सिलेक्शन वहाँ पर वो यूपीएससी करती है। तो उन यूपीएससी सिलेक्शंस में 5% के आसपास मुसलमानों को अपनी मतलब कामयाबी की कगार पे चढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुसलमानों के जो आज के हालात हैं उनको देखते हुए यूपीएससी का जो मतलब उनकी जो कामयाबी है ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हर साल नियर अबाउट 40 से 50 बच्चे, 1000 बच्चों की लिस्ट में 40 से 50 बच्चे मुस्लिम वहाँ पर क्रैक कर पा रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी जो एरियाज है, जैसा एम्स है
मेडिकल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, यहाँ पर जो मुसलमानों की जो तादाद है बहुत कम। तो इसको हमको बढ़ाने की जो है ज़रूरत है, और जब तक रिज़र्वेशन नहीं मिलता, हम ये कुछ कर नहीं पाते। ओपन में कितना फाइट करेंगे ये लोग। एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी में भी कुछ मुस्लिम आते हैं। ओबीसी के जो मुसलमानों को रिज़र्वेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो अभी वो भी एक इसमें आपको मैं बात बताना चाह रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोगों ने भी जो है, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने ईडब्ल्यूएस के ऊपर भी बहुत सारे काम किए, तो ईडब्ल्यूएस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताइएगा। ईडब्ल्यूएस जो उसका फुल फॉर्म है, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब अभी कोई मेडिकल कॉलेज में या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 सीट्स है, तो उसमें से 10% सीट्स ये ईडब्ल्यूएस को जो है वो रिजर्व रखते हैं। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो हर साल निकालना पड़ता है। मतलब अगर आपकी जो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता और दूसरे साल के 31 मार्च तक ख़त्म होता, और वो एक जो ईयर है, 1 साल, वो 1 साल में आपकी इनकम 8 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चाहे आपकी कास्ट कोई भी हो, लेकिन आप दूसरे भी मतलब एससी को रिजर्वेशन है, एसटी को रिजर्वेशन है, ओबीसी को रिजर्वेशन है, उनको छोड़ के, मतलब ये एक अच्छी पहल बोलूँगा मैं केंद्र सरकार की कि ईडब्ल्यूएस उन्होंने रिजर्वेशन स्टार्ट किया और उसका फ़ायदा मुसलमानों को हो रहा है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी हमने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में हर जगह मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। अभी नासिक में बीजेपी एमएलए नीतीश राणे ने मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा कि हम मस्जिद में घुस के मारेंगे। तो ये इस चीज़ के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है और क्या बोलेंगे आप इसके ऊपर? जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है वो ज़्यादातर यूपी से स्टार्ट हुआ था। महाराष्ट्र में भी हुई, यूपी में हुई, झारखंड में हुई, बिहार में हुई। लेकिन हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो उसके वजूहात थे वो मतलब बीफ के लिए ज़्यादा लोगों को मारा गया। मतलब जो गौरक्षक थे उन्होंने कैटल को जो है कहीं गाड़ियों को उनके पकड़ लिया, या कहीं कोई फ्रिज में मांस रखा, उसको मार दिया, उसकी मॉब लिंचिंग हुई। मेरा ये मानना है कि ये ख़ास तौर से मुसलमानों के ऊपर साजिश है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान भर में आज मुसलमानों की तादाद 14.2% है। 14.2% मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। और जो हिंदुस्तान की पूरी आबादी है उसमें से 81% लोग मांसाहारी है, यानी कि नॉनवेज खाते हैं वो, मतलब शाकाहारी नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है, 81%। तो मतलब इसका ये हुआ कि 81% में से आप 14% निकाल दो, तो ये बाकी के लोग कौन हैं जो मांसाहारी? तो ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर साजिश है कि बीफ खाते हैं बोलकर उनको जो है कहीं पर ट्रेन में मारा जा रहा है, कहीं रोडों पे जो है उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है। सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों का जो आज़ादी में अपना रोल रहा है उसको भी देखना चाहिए जी। और अगर किसी को उसके बारे में पता नहीं है तो हमको पता करना चाहिए, हमको उनको बताना चाहिए कि मुसलमान जो हैं वो मुल्क की आज़ादी में उनका सहभाग कितना रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 1857 में दिल्ली से लेके कलकत्ता तक कोई भी ऐसा एक चौराहे का झाड़ नहीं बचा था जिसमें उलेमाओं को लटका नहीं दिया गया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 50,000 से ज़्यादा उलेमाओं को पकड़कर उनको जो है फांसी पर लटका दिया गया। तो ये क्या ये मुसलमानों की जो है अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है? आज मुस्लिम कारोबारियों को इतना सताया जा रहा है, जो गाड़े पे स्ट्रीट वेंडर्स है उनको ये बताया जा रहा है कि अपना नाम यहाँ पर तख्ती पर बोर्ड लिख कर लगाइए। तो जो असहयोग आंदोलन जो शुरुआत हुई थी जिसकी 1920 में, उसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े कारोबारी हाजी साबू सिद्दीक थे। उनकी जो शुगर फैक्ट्रीज थी
3 कंट्रीज को जो है उनकी एक एक कंट्री को, इंग्लैंड में भी पूरे इंग्लैंड को जितनी शुगर सप्लाई होती थी वो पूरी की पूरी हाजी साबो सिद्दीक करते थे। ऐसे 3 कंट्रीज को वो शुगर जो है सप्लाई करते थे। एक व्यापारी थे, एक बिजनेसमैन थे वो। लेकिन जब असहयोग आंदोलन का जो है जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले हाजी साबो सिद्दीक ने अपनी उन फैक्ट्रीज को बंद कर दिया और ये कहा कि जो है मैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ये असहयोग आंदोलन जो आप शुरू हुआ उसमें सबसे पहले मैं अपना सहभाग देता हूँ और अपने जो है फैक्ट्रीज को बंद कर देता हूँ, अपने बिजनेस को बंद कर देता हूँ। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि मुसलमान जो जंगे आज़ादी में जो अपना खून बहाया था उस लिहाज से आज अगर देखें तो आज हमारे को दुय्यम दर्जा दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जंग आज़ादी में सिर्फ मुसलमान ही अपनी प्राणों की आहुति दी है। सबसे पहले हर काम में, हर मूवमेंट में मुस्लिम्स आगे रहते थे। तो आज जिस तरीके से मुसलमानों को सेकेंडरी सिटीजनशिप का जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो सरासर गलत है। ये थे मेरे साथ माजिद बशीर साहब, जिन्होंने मुल्क की सूरत हाल के बारे में, मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बहुत कीमती मालूमात हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद बशीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।